सो हेलो गाइस, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने टॉप 1000 एमसीक्यूज़ की सीरीज स्टार्ट की है फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 के लिए। ठीक है जी गाइस, जिसने हमारे प्रीवियस लेक्चर फॉलो किए हैं उन्हें पता होगा कि हम जो है इसमें 2 सब्जेक्ट जो हैं वो कंप्लीट या कवर करते हैं। ठीक है गाइस, आज के दो सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं, वो है मॉडर्न हिस्ट्री एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिससे रिलेटेड हम 20 क्वेश्चंस कवर करेंगे इंक्लूड करंट अफेयर्स। राइट, चलिए आज का हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए गाइस, आपने नेहरू रिपोर्ट जो है 1928 में आई थी, उसके रिगार्डिंग आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है जी, चलिए। नेहरू रिपोर्ट आस्क्ड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया, इट रिकमेंडेड लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस एंड बेसिक फंडामेंटल राइट्स एंड इट गेव रिकमेंडेशंस फॉर द होल ऑफ इंडिया। सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है नेहरू रिपोर्ट के रिगार्डिंग करेक्ट है, बताइए। देखिए गाइस, इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 ओनली। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पहली और थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेहरू रिपोर्ट आज फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, ऐसी बात नहीं थी कोई भी। किसकी बात की गई थी? इसकी जगह पे डोमिनियन स्टेटस की बात की गई थी। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। और अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट की बात करूं, दैट इट गेव रिकमेंडेशन फॉर द होल ऑफ इंडिया, सो ऐसा कुछ नहीं था। देखिए, द नेहरू रिपोर्ट कन्फाइंड इटसेल्फ टू द ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, एज इट एनविसेज द फ्यूचर लिंक ऑफ ब्रिटिश इंडिया विद द प्रिंसली स्टेट्स ऑन फेडरल बेसिस। सो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो गई? गलत होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट भी गलत होगी, तो सही आंसर हमारा आ गया ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 ओनली। ठीक है जी, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल, ठीक है, आपने बताना है इन चारों गवर्नर जनरल में से किसे लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस भी कहा जाता था। ठीक है, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मेटकाफ या लॉर्ड कर्जन। सो बताइए किन को जो है लॉर्ड लिबरेटर ऑफ द इंडियन प्रेस भी कहा गया है, बताइए। देखिए गाइस, इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लॉर्ड मेटकाफ। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हमारा। देखिए, मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के बारे में आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इट इंक्रीज द साइज ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल ओनली एंड इट अलाउड द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू हैव अ नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी। तो आपने दोनों में से बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है जी गाइज, देखिए, अगर आपने हमारे लेक्चर्स देखे हैं, अगर हमने जो इंडियन पॉलिटी कोर्स जो स्टार्ट किया है, अगर आपने उसमें हमारे लेक्चर्स देखे हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडिया, सो आप इस क्वेश्चन का बहुत ईजिली जो है आंसर दे पाएंगे। ठीक है जी, सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देखिए गाइज, पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत है, दूसरी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन आंसर है इसका बी, 2 ओनली। देखिए, पहली स्टेटमेंट गलत इसलिए है क्योंकि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी इसमें जो है साइज इंक्रीज किया गया था। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो इसको 16 से इंक्रीज करके 60 कर दिया गया था। और मैं बात करूं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की, उसमें इंक्रीज किए गए थे, बट इट वाज नॉट यूनिफॉर्म। ठीक है, मतलब कोई एक नंबर स्पेसिफाइड नहीं था। ठीक है जी, तो दोनों में किया गया था, तो पहली स्टेटमेंट गलत होगी, दूसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2 ओनली। ठीक है जी, चलिए, आपने बताना है इन चारों में से किसे जो है सुसाइड बैग्स ऑफ सेल भी कहा गया है। ठीक है, लाइसोसोम, प्लास्टिड्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम या माइटोकॉन्ड्रिया, इन चारों में से किसे सुसाइड बैग्स ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है, बताइए। देखिएगा, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लाइसोसोम्स। ठीक है जी, इसे जो है सुसाइड बैग्स ऑफ सेल भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हमारा। क्रिटिकलिटी ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर के बारे में बताना आपने कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, इट इज अ कंडीशन वेयर द मैक्सिमम लिमिट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल इज एग्जॉस्टेड, द न्यूक्लियर फ्यूल इनसाइड द रिएक्टर सस्टेन्स अ फिजन चेन रिएक्शन, इट इज अ कंडीशन ऑफ ए न्यूक्लियर accident leading to fatal radiation in the atmosphere, and the stage is specifically engineered to produce an uncontrolled reaction in a nuclear weapon। ठीक है, सो बताइए इन चारों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। देखिए गाइस, इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, द न्यूक्लियर फ्यूल इनसाइड द रिएक्टेंट सस्टेन्स अ फिजन चेन रिएक्शन। ठीक है जी, सो ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। देखिए, बैथिनोमस रैक्सेसा जो रिसेंटली न्यूज़ में था, ठीक है, आपने बताना है किस चीज़ से रिलेटेड है ये। ठीक है, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं रेगुलर, सो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, क्या ये डांस फॉर्म परफॉर्म्ड बाय द कैरियर ट्राइब ऑफ झारखंड है, या साइंटिफिक नेम ऑफ जाइंट स्क्वायरल फाउंड इन सुंदरबंस, या सुपर जाइंट आइसोपोड स्पीसीज फाउंड इन द इंडियन ओशियंस एंड द वैरायटी ऑफ सुपर जाइंट ट्रीज ऑफ वेस्टर्न घाट्स। सो बताइए ये बैथिनोमस रैक्सेसा जो ये वर्ड दिया गया है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, जो अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी था।
देखिए गाइस इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, किस चीज से रिलेटेड है, सुपर जाइंट आइसोपॉड स्पीसीज फाउंड इन द इंडियन ओशियन। ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर है। चलिए गाइज यहाँ पे आपको दो नाम दिए गए हैं, आपने बताना है कि जो 1893 में, ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी सेटअप की गई थी, आपने बताना है उसका मेन पर्पस क्या था। ठीक है, टू एगिटेट फॉर इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, टू कैंपेन फॉर द एंट्री ऑफ इंडियन इनटू इंपीरियल जुडिशियरी, टू फैसिलिटेट अ डिस्कशन ऑन इंडियाज इंडिपेंडेंस इन द ब्रिटिश पार्लियामेंट एंड टू एगिटेट फॉर द एंट्री ऑफ एमिनेंट इंडियंस इनटू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है जी। सो बताइए चारों में से क्या जो है, क्या मेन पर्पस था इंडियन पार्लियामेंट्री कमेटी को सेटअप करने का। ठीक है, सो बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज टू एगिटेट फॉर इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है जी। सो अगला देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देखिए गाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के द्वारा जो फेडरेशन एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, सो जो रेसिडुअरी पावर्स हैं वो किसे दी गई थी उस टाइम पे। देखिए गाइस अगर आपने हमारे लेक्चर्स देखे हैं, ठीक है, सो जो फेडरेशन वर्ड है मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है वहाँ पे। ठीक है, सो जिसे अभी भी कन्फ्यूज़न रहती है, ठीक है, कि फेडरेशन क्या होता है, जिसे अच्छे से न समझ नहीं आता तो प्लीज़ एक बार लेक्चर देखें ताकि आपको पता चल जाए। ठीक है, सो क्वेश्चन में क्या बोला गया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 है उनके द्वारा जो एस्टेब्लिश किया गया था फेडरेशन, सो उसमें रेसिडुअरी पावर्स किसे दी गई थी, फेडरल लेजिस्लेचर को, गवर्नर जनरल को, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को या प्रोविंशियल गवर्नर्स को। बताइए। देखिए गाइस जो रेसिडुअरी पावर्स थी वो दी गई थी किसे, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज गवर्नर जनरल को। ठीक है जी। सो क्या इसका सही आंसर आया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस दी गई हैं, आपने बताना है कि जो एक्सेस वाटर एस्केप्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम प्लांट्स, ये किसके द्वारा जो किया जाता है। ठीक है, सो बताइए, ट्रांसपिरेशन, ग्यूटेशन, सिक्रेशन, एक्सक्रीशन। बताइए। देखिएगा इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ग्यूटेशन। ठीक है जी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर रहेगा। आपने बताना है सिंहपोस्ट रिवेलियन जो है वो कौन सी जगह पे हुआ था, कौन सी स्टेट में हुआ था, झारखंड, छत्तीसगढ़, असम या मणिपुर। बताइए। देखिए गाइस ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आपको आ सकते हैं। ठीक है, जब हिस्ट्री की बात करी जाए तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे कोई और एग्जाम हो। ठीक है, तो बताइए झारखंड, छत्तीसगढ़, असम या मणिपुर। गाइस जो इसका सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज असम। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। आपने बताना है कि जो ट्राइबल रिवोल्ट हुआ था, ठीक है, मतलब कौन सा ट्राइबल रिवोल्ट जो है इन चारों में से हुआ था। ठीक है, खुंदकारी सिस्टम को एबोलिश करने से, जो खुंदकारी सिस्टम जो था, ठीक है, ब्रिटिश द्वारा एबोलिश कर दिया गया था, तो उसमें से कौन सा ट्राइबल रिवोल्ट जो है वो हुआ था इन चारों में से। बताइए। बहुत फेमस है ये और बहुत ईजी भी है, आपको पता होगा। इसका जो सही आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मुंडा रिवोल्ट। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सन्यासी रेवेलियन। ठीक है, सन्यासी रेवेलियन के बारे में बताना है आपने कि जो कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, सन्यासी वर ज्वाइंड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ डिस्पोजेस्ड स्मॉल जमींदार्स, डिसबैंडेड सोल्जर्स एंड रूरल पुअर। They were suppressed violently within a month by Warren Hastings. Equal participation of Hindus and Muslims characterized this rebellion. And बंकिम चंद्र की जो नोवेल थी वो बेस थी इस स्ट्रगल पे। ठीक है, सो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देखिए अगर हमने सन्यासी रेवेलियन के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा 1, 3 एंड 4 जो स्टेटमेंट जो है इसका रिगार्डिंग करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ठीक है, सो सही आंसर है इसका ऑप्शन सी, दैट इज 1, 3 एंड 4। ठीक है, कहीं यहाँ पे बैक्टीरिया का नाम दिया गया, आपने बताना है मेनली कहाँ पाया जाता है, रूट नोड्यूल्स, ह्यूमन इंटेस्टाइन, एनिमल बोन्स या एनिमल हॉर्न्स। ठीक है, सो बताइए कहाँ पाया जाता है बेसिकली। गाइस ये पाया जाता है ह्यूमन इंटेस्टाइन में, सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। चलिए ट्रांसक्रिप्शन का मतलब आपने बताना है कि क्या होता है, इन चारों में से कौन स्टेटमेंट जो है वो ट्रांसक्रिप्शन का मतलब बता रही है। कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए इनटू आरएनए, replication of the genetic information by parent DNA, transformation of R strain bacteria to S strain bacteria, and genetic variation resulting in the occurrence of several different forms or types of individuals among the members of a single species. ठीक है, सो बताइए
देखिएगा इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए टू आरएनए इनटू आरएनए। ठीक है जी। सो इसका जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं अपना। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ डीएनए मेक्स इट्स यूनिकली सुटेबल टू स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन? कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफ द टू स्ट्रैंड्स, डबल हेलिक्स, नंबर ऑफ बेस पेयर पर टर्न, या ट्रांसक्रिप्शन? बताइए। देखिएगा इसका भी सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉम्प्लीमेंटेरिटी ऑफ द टू स्ट्रैंड्स। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड, ठीक है, एनडीआरएफ के बारे में बताना आपने, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है? द फंड इज प्लेस इन द कंटीजेंसी फंड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, और एक्सपेंडिचर फ्रॉम इट आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। सो बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नेदर वन और टू? बताइए। देखिएगा इस पहली स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। इसके लिए कोई भी पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से नहीं प्लेस किए जाते हैं, किससे किए जाते हैं? पब्लिक अकाउंट से। ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। With reference to the funding of rural local bodies, consider the following statement. The RLBs received the grants from the union government based on the recommendation of the Finance Commission, and the basic grants received from the union government can be used by the RLBs for the location specific needs. तो हमने बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। देखिएगा इसके रिगार्डिंग जो है वो दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बोथ 1 एंड 2 सही आंसर रहने वाला है। ठीक है, तो आप इसके बारे में थोड़ा और पढ़िएगा रूरल लोकल बॉडीज़ के बारे में, बाकी मैंने एक्सप्लेनेशन दी हुई है, सो आप यहाँ पे इसके रिगार्डिंग पढ़ सकते हैं। ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निमोनिया जो है वो एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है लंग्स का, और निमोनिया जो है वो है कंटेजियस है, डेट कैन बी स्प्रेड थ्रू कफिंग और स्नीजिंग के द्वारा जो है वो ये स्प्रेड होता है। सो आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर आपने निमोनिया के बारे में पढ़ा तो आपको पता होगा दोनों की दोनों स्टेटमेंट जो है इसके रिगार्डिंग करेक्ट है। ठीक है, सो ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर रहेगा। ठीक है, आपने बताना है प्रोक्लामेशन के बारे में बताना है, क्वींस विक्टोरिया की कौन कौन सी चीज़ें जो था इसमें की गई थी। टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू एनेक्स द इंडियन स्टेट, टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, एंड टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद इंडिया। ठीक है, तो गाइज देखिए इसका आंसर जो है सामने आ जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर ए 1 एंड 2। तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि रेगुलेट की बात नहीं की गई थी, इसमें क्या किया गया था कि जो हमारी जो ये है ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसे क्या कर दिया जाए? ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है जी, इसका मतलब जो एंड जो मतलब रूल है वो क्या कर दिया जाए? उसको एंड कर दिया जाए, और एक डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो ब्रिटिश क्राउन के अंदर एस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है जी, तो थर्ड जो है वो गलत है, बाकी दोनों के दोनों जो है वो सही है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, द डिमांड फॉर द तिब्बत पीजेंट मूवमेंट इन द बंगाल वाज फॉर। ठीक है, जो तिब्बत पीजेंट मूवमेंट हुआ था वो किस चीज़ की डिमांड के लिए हुआ था? ठीक है, द रिडक्शन ऑफ द शेयर्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू 1/3, द ग्रांट ऑफ ओनरशिप ऑफ लैंड टू पीजेंट एज दे वर द एक्चुअल कल्टिवेटर्स ऑफ द लैंड, द अपरूटिंग ऑफ द जमींदारी सिस्टम एंड द एंड ऑफ सेबडम, एंड राइटिंग ऑफ ऑल पीजेंट डेट्स। तो आपने बताना है किस चीज़ के लिए तिब्बत मूवमेंट जो है वो हुआ था। देखिए गाइस बहुत इजी आंसर है इसका भी, अगर आपने तिब्बत मूवमेंट के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये किस लिए होता था, रिडक्शन ऑफ द शेयर ऑफ द लैंडलॉर्ड्स फ्रॉम 1/2 ऑफ द क्रॉप टू 1/3। ठीक है जी, सो आज के जो है हमारे 20 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। ठीक है गाइस, देखिए मैं आपको पहले भी बहुत बार ये चीज़ बोल चुका हूँ, मैं अभी भी ये चीज़ बोल रहा हूँ। देखिए मैं क्वेश्चन तो आपको करवाता हूँ, ठीक है, एमसीक्यूज में आपको करवाता हूँ, लेकिन क्या है मैं इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं बताता। ठीक है, तो अगर किसी को लगता है कि ज़्यादा एक्सप्लेनेशन जो है वो नहीं करवाई जाती या क्वेश्चन जो है नहीं समझाए जाते, ठीक है, तो गाइस देखिए अभी मैं उसी तरह से चल रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो एग्ज़ाम है उसके लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ठीक है, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि मैं इस वक्त यही मान के चल रहा हूँ कि आप ये सब चीज़ें पढ़ चुके हैं, ठीक है, और हम जस्ट एक एमसीक्यूज के थ्रू जो है उनका रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है जी, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको जो सारी चीज़ें आती हैं, बस स्टिल फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है तो मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन जो है वो दी हुई होती है। ठीक है, और अच्छे से जो एक्सप्लेनेशन जो मैं करता हूँ, ठीक है, वो आपको पता ही है, जो हमारे कोर्सेज जो हैं स्टार्ट हैं वहाँ पे आपको अच्छे से चीज़ें एक्सप्लेन करके समझाई जाती हैं। तो आपको चीज़ें जो अगर नहीं समझ आती तो आप वहाँ जाके जो है चीज़ें अच्छे से समझ सकते हैं।
ठीक है जी। सो यही यहाँ पे बस हमारा इतना सा मेन मोटिव है कि आप एमसीक्यूज़ के थ्रू भी जो है आपकी प्रैक्टिस जो है वो साथ में चलती रहे। ठीक है, दूसरी चीज़, जिस चीज़ की एक्सप्लेनेशन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी मैं साथ साथ में आपको एक्सप्लेनेशन दे भी देता हूँ। ठीक है, सो कोई ऐसा अपने माइंड में मत रखिएगा कि एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाती, अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया जाता। ठीक है, ये क्वेश्चंस भी मैं आप सबके लिए ही लाया हूँ, ताकि हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जो हैं 100 में से कुछ क्वेश्चन जो हैं 1-2 क्वेश्चन जो है इनमें से भी आ जाएं, या इस चीज़ से मिलते जुलते क्वेश्चन जो है आपके पास आ जाए। ठीक है, तो 2021 के लिए ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। ठीक है जी, सो आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिएगा, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, डिसलाइक करिएगा, पर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या चीज़ पसंद या समझ नहीं आई। ठीक है, सो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर।